हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's एकेडमी। आज हम यूथ कंपटीशन का ये आपका बुक करेंगे और ये आपकी टीआरई 3.0 में आई थी। और इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे वो अध्याय वार हैं, मतलब चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस को किया गया है इसमें। और ये सारे प्राइमरी, जूनियर और आपके टीजीटी पीजीटी में जो भी आपका सामान्य दिन का सेक्शन था वो सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे आपको। तो ये आपकी बुक पूरी करा देंगे इसमें। और इसमें पार्ट अभी आपका देखेंगे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन एक साथ देखेंगे। बाकी जो आधुनिक वाला भारत है ये दो पार्ट में हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टॉपिक भी काफ़ी हैं इसमें। तो इससे आपका एक तरीके का रिवीजन भी हो जाएगा पिछले पेपर्स का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं इसमें देख लेंगे। इसमें भारत का भूगोल, इसमें पूरा आपका जीएस सेक्शन है जो भी आपका आया था, ठीक है, जीएस में जितना भी आया था। और इसमें आपके क्वेश्चंस जो आपकी 69वीं बीपीएससी हुई थी ना 2023 में, उसके क्वेश्चन भी है। और बीपीएससी स्कूल टीचर के 1.0 और 2.0 का भी इसमें सेक्शन है। बाकी 3.0 का मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा वीडियो। और बाकी प्लेलिस्ट के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिएगा एक बार, आपको काफ़ी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो देखिए, पहला देखते हैं इसमें प्राचीन इतिहास का जो भारत का इतिहास है। इसमें सैंधव सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी दिए गए, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, वैसे इसमें जो लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी, परंतु घोड़े का प्रश्न प्रारंभ से माना जाता है कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, ठीक है, बाद में ये हुए। किंतु लोथल, सुरकोतडा, कालीमंगन आदि स्थलों में घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि अवशेष मिलने के पश्चात ये निश्चित हो गया कि इस पशु में भी सैंधव लोग परिचित है। लेकिन ये आपका बीपीएससी ने आपका आंसर नंबर बी, इसका उत्तर बी माना है पीआर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक सभ्यता। इसमें एक ही क्वेश्चन था। प्रारंभिक वैदिक कालीन के दौरान शहर प्राचीन मगध राजधानी जो साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो ऑप्शन नंबर ए राजगृह। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य की आधुनिक जो पटना, गया, शाहबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तथा अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व में की राजधानी राजगीर या राजगृह थी। किंतु उदय ने क्या किया था, 460 ईसा पूर्व से 444 में इसका कार्यकाल था। इसने अपनी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र या कुसुमपुर बोलते हैं इसे, स्थानांतरित की थी। और पूछते भी है क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदय ने बसाया था। शिशुनाग वंश के शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। किंतु कालांतर में कलाशोक ने फिर से ये पाटलिपुत्र में अपनी जो राजधानी थी स्थानांतरित कर ली थी, और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही थी जब तक मौर्य साम्राज्य नहीं आया था। देखिए नेक्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन था, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। आपका देखिए एनसीईआरटी में ये इसका जो आपका बीपीएससी टीआरई में एंशिएंट हिस्ट्री तो नहीं आती है, एंशिएंट मिडाइवल, लेकिन एंशिएंट में आपका बुद्ध जन्म धर्म है और जैन धर्म, इससे क्वेश्चन पक्का आता है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो बने हुए क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, फायन एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया। दूसरा, हैंगसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। तो इसमें सही दो देखने हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। देखिए, फायन चीनी बौद्ध तीर्थ था जो चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान आया था। और पाटलिपुत्र शहर में फायन ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। हैंगसंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। अतः इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। अब देखिए, बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी अजंता में, ठीक है। और इसमें इसका जो पद्म पाणी का शाब्दिक अर्थ जो होता है कमल धारण करने वाला। बादामी गुफाएं, ये कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में एक शहर बादामी में स्थित हिंदू और जैन की गुफाओं का मंदिर का परिसर है। नेक्स्ट है एलोरा गुफाएं, ये एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर का गुफा परिसर है, जिसमें 600 से 1000 की कलाकृतियाँ हैं। नेक्स्ट है 5वां, देखिए, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें आपका है बौद्ध धर्म से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, ये आपका बौद्ध धर्म से है। वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी, बौद्ध धर्म की धार्मिक कला, और शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक
वास्तुकला के निम्न प्रकार के ढांचे हुए थे, जैसे मठ, विहार, अवशेष, स्तूप, मंदिर या प्रार्थना कक्ष चैत्य बोलते थे, एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षु का निवास स्थल है। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था बीपीएससी में। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों को पूजा व सुरक्षा दी थी, और बौद्ध मठ विहार का तात्पर्य उस जगह से जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते थे। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर जो है बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। देख सकते हैं 16 महाजनपद में से तो मगध एवं अंग के जो मैदान है निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं, तो देखिएगा ये आपके मध्य गंगा के मैदान है, ऑप्शन नंबर बी वाला। और इसकी औसत ऊंचाई जो है 50 से 100 मीटर तक है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। पिछली बार टीआरई में पूछा था, शायद अंग का मैदान था, क्वेश्चन याद नहीं है, उसमें पूछा गया था औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है समुद्र तल से। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्य एवं मौर्योत्तर। कौटिल्य किस स्थान से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो ये आपके तक्षशिला से थे, ठीक है। और ये आपके अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे, और इन्होंने तक्षशिला में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में एक था और प्राचीन भारत का शिक्षा का केंद्र भी था। नेक्स्ट है गुप्तकाल और गुप्तोत्तर काल। और ये बाकी मैंने ये अभी जो एडिटोरिया की चल रही है ना तथ्यसार, उसमें इसे डिटेल में कराया हुआ है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसमें केवल वो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। 2023 का चीनी जो स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो देखिएगा आप 8th का है आपका, ये बी वाला है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। नेक्स्ट विविध राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामदक। ये आपकी नीतिसार है इसके लेखक। और जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें राजनीतिक कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया था, और ये पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चरक, ये ब्रह्मगुप्त, ये अभी आपके मैच करने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। सीधा आंसर देखते हैं। चरक जो थे चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणित के थे, बारहमीर ज्योतिष थे, और विशाखदत्त नाटककार थे, ठीक है। ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट लोग हैं इसमें, ध्यान रखिए। ऐतिहासिक दक्षिणापद नामक क्षेत्र का विस्तार था, तो ये आपका उपयोग में से एक से देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, देखिएगा इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यकालीन, देखते हैं इसमें दिल्ली सल्तनत। बस आपका प्राचीन कालीन इतना ही था, ऐसा नहीं कि इसी में इतने ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो 69 घटना चक्र का है उसमें काफ़ी क्वेश्चन है जो आपका प्राचीन इतिहास है, ये केवल आपका 2023 का दिया है। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी, तो ये बलबन था, ठीक है। और बलबन पहला सुल्तान था जो भारत में फारसी त्यौहार जो था नौरोज़ की शुरुआत की थी। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी जो प्रथा थी सिजदा और पावोस को शुरू किया था, ठीक है। फिर इसने आपके औरंगजेब ने इसे बंद किया था शायद। तुगलक वंश देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से थे, तो ये आपके मोरक्को से थे। और ये देखिए TRE 2 का है, ठीक है। ये BPSC और सेकेंड पेपर का ये, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट का देखिएगा। सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध खोजकर्ता इब्न बतूता जो अफ्रीकी मोरक्को का निवासी था, ये मध्य एशिया के मार्ग से होता हुआ भारत के प्रांत में 1313 में आया था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक से इब्न बतूता को दिल्ली में काजी नियुक्त किया गया था, ठीक है। विविध देखिएगा सल्तनत कालीन, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ है, तो आपका ये सी कर्नाट वंश के राजवंश के द्वारा। और राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 बताई है। इस काल में ज्योतिषर विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई हैं। और इस दौरान मैथिली क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमराव वंश ये 1097 से लेके 1325 ईस्वी तक का शासन था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है
15वीं और 16वीं शताब्दियों में के आर्थिक आंदोलन देखिएगा। चौथा नंबर है क्वेश्चन, नरमपंथियों, सिद्धों, योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, देखिएगा इसमें एक्सप्लेन दिया है। नरमपंथी सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग से विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की थी। इनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति मार्ग है। ठीक है, अब देखिए मुगल साम्राज्य, फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, 1698 में लिखी गई थी, औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये आपका सूरत है। ठीक है, ये आपके सूरत जो पड़ता है गुजरात में। ठीक है, अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने बाबर के आगमन के कारण क्या थे? तो देखिए 3 और 4, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई थी, तैमूर जो राजवंश था। और चौथा है, युद्ध में तोपों की शुरुआत इसी ने की थी। ठीक है, और तुगलमा पद्धति थी जो इसी ने स्टार्ट की थी। और बाबर का जन्म देखिए 14 फरवरी 1483 में मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद 4 आरंभिक जो आक्रमण थे अपने भारत में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मराठा राज्य और संघ का देखिएगा। इसमें आपका ये लास्ट है इसका, फिर आपका जो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री आएगा तो वो अलग से करा देंगे। 8th वाला है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। तो ये आपकी मराठा प्रशासन की थी। शिवाजी, महात्मा शिवाजी जो आपके शिवाजी थे, मराठा के जो प्रशासन थे। और परामर्श के लिए 8 मंत्री परिषद थी इनकी, इसे अष्टप्रधान परिषद कहा गया था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था। अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने इनको देखो, इनका जो पद था ना वो आनुवंशिक नहीं होने दिया था। देखिए इसमें पहला था पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य या पंत अथवा मजूमादार, ये वित्त एवं राज्य मंत्री था। वकिया या नवीस मंत्री, ये वर्तमान गृह मंत्री था। और सुमंत दबीर ये वर्तमान विदेश मंत्री था। और सचिव सुरुनवीस या चिटनीस, ये राजकीय पत्र विभाग था। सेनापति सरे नौबत, और फिर न्यायाधीश ये मुख्य न्यायाधीश था। और पंडित राव या आद्र धार्मिक कार्यों के लिए ये थे। तो ये आपके 8 ये अष्टप्रधान बोले जाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी था, उसमें भी 8 अष्टप्रधान थे। और राजा जी आपके अकबर ने भी 9 रत्न रखे थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के भी 9 रत्न थे। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका 2 पार्ट इसके हो गए, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन वाला। और ये बुक जल्द से जल्द आपकी कंप्लीट करा देंगे, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसका भी सेकेंड पार्ट आएगा, उसका मॉडर्न हिस्ट्री का दो पार्ट में रहेगा उसमें। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि ये बुक आपको करानी है या नहीं करानी है। उस हिसाब से मैं सीरीज़ आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।